हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। आप लोग के क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है CHS का, उसके लिए हम बच्चों आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आप लोग को पहले बता दें बच्चों कि अभी हमने एक लेक्चर आप लोग का करवा दिया है, एक चैप्टर हमने आप लोग का कंप्लीट करवा दिया है। और अभी तक आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो जाके आप उसे देख लीजिए प्लेलिस्ट से, ठीक है। और दूसरी चीज़ बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी में कोई कमी न कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का जल्द ही होगा, ठीक है। जैसे ही कुछ नया वो आ रहा है, उम्मीद ये है कि जल्द ही आप लोग का कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले की न्यूज कुछ आई है, ठीक है। वो मैं आप लोग को मेंशन करके बता दूंगा किसी एक प्रॉपर वीडियो में। चलिए देखते हैं इस क्लास के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले से हम समझेंगे बल। बल क्या होता है, ठीक है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम कोई एक बल लगाएंगे, इधर से बल लगाएंगे, इसके इस तरफ धक्का देंगे तो ये वस्तु खिसक के इधर आने की कोशिश करेगी। ये जो गुटका है इधर आने की कोशिश करेगा। तो बल लगाया हमने, यहाँ पे फोर्स लगाया, तो क्या हुआ कि वो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है। क्लियर है? बल एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि बल एक सदिश राशि है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। संतुलित और असंतुलित बल, ठीक है। बल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? संतुलित बल और असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में वस्तु गति नहीं करती। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था में परिवर्तित नहीं करता। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक, आप पार्क में गए होंगे बच्चों, तो यहाँ पे झूला आप देखते हुए कैसा होता है, ठीक है। और इस झूले के ऊपर बच्चों इस तरह से एक क्या होता है, रॉड लगा होता है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये देखिए। मान लिया कि यहाँ पे एक झूला है इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से बीच में लगा होता है। आपको यहाँ बैठने की जगह होती है, आपके दोस्त यहाँ बैठते हैं। तो जब हम अपने पैरों से पुश करके क्या होता है बच्चों, झूलते हैं। एक चीज़ सपोज दैट बताइए कि यहाँ पे अब 50 किलो के वजन का कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे भी 50 किलो के वजन का कोई व्यक्ति बैठा है, तो क्या फिर यह झूला बराबर रहेगा ना? सोचिए। उसी तरह से तराजू, एक तराजू है आपके पास, ये तराजू, ठीक है। तराजू के बच्चों पलड़ों पे इधर भी हमने 1 kg का भार रखा, इधर भी 1 kg, तो समान रहेगा। तो इसी को संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। जब भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल, भिन्न का मतलब बच्चों अलग अलग, ठीक है। जब भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल किसी वस्तु को खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करता है। इस प्रकार के बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। इस प्रकार के बलों को क्या कहते हैं बच्चों? असंतुलित बल कहते हैं। किसी भी वस्तु पर लगने वाला संतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। जो संतुलित बल होता है उसे गति प्रदान करता है। किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बताए क्या जा रहा है, 1 मिनट, ठीक है। क्या बता रहे हैं आप लोग को? किसी वस्तु को सतत यानी कंटिन्यूअस गतिशील बनाए रखने के लिए हमें एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। कैसे बल की आवश्यकता होती है? असंतुलित बल। असंतुलित बल रहेगा तो किसी वस्तु को क्या करेगा बच्चों? गतिशील कर देगा। किंतु कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाले बल यानी कि बाह्य तथा घर्षण बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तब वह वस्तु क्या हो सकती है बच्चों? सदैव गतिशील रह सकती है। ठीक, ठीक है। उसके बाद यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहता है जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य
करता है। क्लियर है? यह तब तक प्रदर्शित होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल क्या करेगा, उस पे कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ये पॉइंट बच्चों खत्म होता है। तो इधर देखिए न्यूटन के गति के नियम। किसके नियम बच्चों? न्यूटन के गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन ने बल तथा गति की व्याख्या के लिए 3 नियमों को प्रतिपादित किया जिन्हें न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों कि बल और गति की व्याख्या के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। गति का नियम, गति का प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, सभी वस्तुएं, ठीक है, अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसी को जड़त्व भी कहते हैं बच्चों। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर उस पर सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा उस व्यक्ति के जड़त्व के गुण के कारण होता है। मान लीजिए आप साइकिल से या फिर बाइक से या फिर किसी गाड़ी में आप सवारी कर रहे हैं बच्चों, तो जैसे ही अचानक ब्रेक लगता है इंसान आगे की तरफ झुक जाता है। क्या होता है बच्चों? इंसान आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझे कि नहीं अभी आप? ठीक है, समझ गए? चलिए, किसी मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर सवार व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है। कोई गाड़ी अचानक चालू होगी बच्चों, वो व्यक्ति क्या होगा, ऐसा लगता है पीछे की तरफ झटका लग रहा है। ठीक है, तो ये अभी आपका जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व तथा द्रव्यमान क्या होते हैं, इनको समझिए। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना चाहती है। ठीक है, चाहे वह वस्तु विरामावस्था में हो, गतिशील अवस्था में वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। क्लियर है बच्चों? वस्तु जितनी भारी होगी उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होता है। अब अगली बात है बच्चों की मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ठीक है, ये तो था आप लोग का जड़त्व का नियम यानी कि गति का पहला नियम। अब हम पढ़ेंगे गति के सेकेंड नियम। ठीक है, यानी दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, पहले ये समझिए। ठीक है, गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई वस्तु असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। यह तो उसका प्रथम नियम बताता है। यदि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित राशि को संवेग कहा जाता है, जिसे न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग भी उसके द्रव्यमान एम और वेग v के गुणनफल को परिभाषित करता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का SI मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के परिवर्तन में, देखिए क्या बताया जा रहा है, चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें बच्चों, तो बताया जा रहा है कि गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल को दिशा में बल के समानुपातिक होती है।
न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगने में उसमें a त्वरण उत्पन्न होता है तो F बराबर ma। ये आप लोग का बल का फार्मूला हो गया बच्चों, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का एसआई मात्रक जो होता है बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसे न्यूटन के नाम पर रखा गया है। इसे न्यूटन एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। गति का द्वितीय नियम, चलो बच्चों द्वितीय नियम आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गति का तृतीय नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। गति के तृतीय नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाला, ठीक है, उसके बाद पीछे की ओर धक्का लगना इत्यादि गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। सो बच्चों आज आपने फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ लिया, जो कि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब अभी तक आपको हमारे इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आई हो, यानी कि आपको समझ में ना आया, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।